मेरा नाम सुनीता है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा भी विवाहित है। मेरा बेटा अक्सर नौकरी की वजह से बाहर रहता है, जबकि बहू मेरे पास रहती है। मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो चुके हैं और बेटी की शादी को 1 साल। एक दिन मेरी बेटी अंकिता ने मुझे फोन करके बताया कि उसके पति की नौकरी चली गई है। अब उन दोनों के लिए मुसीबतें बढ़ गई थीं। मैंने तुरंत उसे अपने घर बुलाने का फैसला किया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। अगले दिन वह मुझसे मिलने आई। जब वह आई तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें कहा कि जब तक दामाद को नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वे मेरे साथ रह सकते हैं। लेकिन इसके बाद मेरी बहू की अंकिता के प्रति सहानुभूति कम होने लगी। एक दिन मैंने बहू को गुस्से में कहा कि अगर उसे मेरी बेटी से परेशानी है तो उसे अपने घर चली जाना चाहिए। मेरे यह कहने पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपनी बैग भरकर अपने घर जाने का निर्णय लिया। उसके जाने के बाद मेरी बेटी घर में पहले की तरह सहज हो गई। कुछ दिनों बाद दामाद अचानक मेरे कमरे में आए। उस समय मैं अपनी अलमारी में कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मुझे एक दोस्त की बेटी की शादी में जाना था। मैंने कुछ साड़ियां अलग रखी थी और जब मैं एक साड़ी के ब्लाउज को ट्राई कर रही थी तभी दामाद बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैंने तुरंत अपना चेहरा पीछे कर लिया। यह सब बहुत अनपेक्षित था और मुझे लगा कि इससे मुझे और दामाद दोनों को असहज महसूस हो रहा है। मैंने जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कर लिया और जैसे ही मैंने साड़ी को समेटा, मैंने दामाद की ओर मुड़कर देखा। घर में बहू के साथ अकेले रहने के कारण मैं दरवाजा लॉक करने की आदत नहीं रखती थी, इसलिए दरवाजा हमेशा खुला रहता था। आज भी मैंने दरवाजा ठीक से नहीं बंद किया था। जैसे ही मैंने दामाद की ओर मुड़ा, देखा कि वे मेरे बेड के पास खड़े थे। दामाद ने कहा, सासू माँ, मैं अचानक आपके कमरे में आ गया, इसके लिए माफ कीजिए। उन्होंने माफी मांगने के बाद मुझसे थोड़ा दूरी बनाते हुए कहा, सासू माँ, आप जो कुछ भी मेरे और अंकिता के लिए कर रही हैं, ये सच में बहुत बड़ी बात है। आजकल तो दामाद को घर में ठिकाना देने वाली सिर्फ माताएं ही होती हैं, लेकिन आप मुझे अपने बेटे की तरह संभाल रही हैं। चिंता मत करें, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद को ससुराल में ज्यादा दिन रहना शोभा नहीं देता। मैं जल्दी से जल्दी नौकरी की तलाश में हूँ। मैंने दामाद से कहा, दामाद, आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, और हाँ, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं। आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इस घर में आप अपने आप को पूरी तरह से अपना समझें। मेरी बात सुनकर दामाद ने मुझे अचानक गले लगा लिया और कहा, सासू माँ, मैं आपके इस उपकार का कितना कर्ज चुकाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। जब दामाद ने मुझे गले लगाया, मैं चौंक गई। आखिरकार वे मेरे दामाद थे और हमारा रिश्ता इतना खुला नहीं था। मैंने सोचा कि यह नई पीढ़ी की सोच हो सकती है, जिसमें दामाद अपनी सास से बिना झिझक बातचीत करते हैं। धीरे धीरे मेरे मन में कुछ अनचाही बातें आने लगीं। मुझे ऐसा लगने लगा कि अंकिता और दामाद के बीच कुछ ठीक नहीं था। एक रात जब मैं अंकिता के कमरे से निकल रही थी तो मुझे उसके कमरे से बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन था कि उनके बीच कुछ विवाद चल रहा है। यह सुनकर मैं सीधे उनके कमरे में गई। वहां जाकर मैंने देखा कि अंकिता अपने पति को उल्टा सीधा बोल रही थी। उसने कहा, 15 दिन हो गए, लेकिन इस आदमी ने अभी तक नई नौकरी नहीं पाई। पूरे दिन लैपटॉप पर बैठकर क्या कर रहा है? घर में रहकर मेरे पति का सिर खराब हो गया है और अब वह मुझसे तेल की मालिश की मांग कर रहा है। मैं इस बेकार इंसान की मालिश नहीं करूंगी। अंकिता इतनी भड़क गई थी कि उसने सास के सामने ही अपने पति का अपमान करना शुरू कर दिया। इस पर मैंने अंकिता को डांटते हुए कहा, अंकिता, थोड़ा अपने शब्दों का ध्यान रखो। दामाद को एक ना एक दिन नौकरी मिलेगी। ये कठिन समय भी बीत जाएगा। इस समय में तुम्हें अपने पति का मानसिक समर्थन करना चाहिए। पति की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य है। मेरी बात सुनकर अंकिता ने कहा, माँ, अगर तुम्हारा दामाद इतना प्यारा लगता है तो तुम उसे तेल की मालिश क्यों नहीं कर देती? मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगे। उन्होंने कहा, सासू माँ, मैं अंकिता की चिड़चिड़ाहट को समझ सकता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को घर में बैठना शोभा नहीं देता, लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरे पूरे प्रयास के बावजूद मेरी किस्मत खराब है। उनकी बात करते करते दामाद की आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने कहा, दामाद जी,
आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक होगा। फिर मैंने कहा, आप इस बेड के किनारे बैठिए, मैं आपको तेल की मालिश करके देती हूँ। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप अच्छी नींद ले सकेंगे। मैंने दामाद की सिर की मालिश करनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर घुमाने लगे और कहा, सासू माँ, आपके हाथों में सच में जादू है। कुछ ही मिनटों में मेरे सिर का तनाव दूर हो गया है। क्या आप मेरी गर्दन पर भी थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर देंगी? जब मैंने उनके कंधे पर हाथ फेरा तो मुझे थोड़ी लाज महसूस हुई। मैंने ये बहाना किया कि मेरा हाथ दुखता है और तुरंत उनसे थोड़ा दूर हो गई। कुछ दिनों में दामाद को नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के 2 दिन बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वह गर्भवती है। दामाद की नौकरी लगते ही मेरी बेटी और दामाद अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें 2 और दिन घर पर रुकने के लिए मनाया। मुझे अपनी बेटी की खुशखबरी सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। मेरी बेटी की खुशखबरी सुनकर मैंने ठान लिया कि मुझे उसे और कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहिए। लेकिन उन 2 दिनों में मैंने देखा कि अंकिता की हालत ठीक नहीं थी। मेरी बेटी और दामाद दोनों अलग रहते थे और अंकिता की यह हालत देखकर मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती थी। मेरे मन में सवाल था कि क्या वह अकेले अपने पति के लिए घर के काम कर पाएगी। इसीलिए मैंने तय किया कि जब तक अंकिता ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना चाहिए। दिन बीतते गए और दामाद ऑफिस जाने लगे। सुबह सुबह मैं उनके लिए टिफिन बना रही थी। जिस तरह से मैं दामाद का ख्याल रख रही थी, उन्होंने भी मेरा ख्याल रखना शुरू किया। शाम को जब दामाद ऑफिस से थक कर लौटते तब भी वे रात के खाने में मेरी मदद करने आते थे। देखते देखते मेरी बेटी और दामाद के यहाँ आए 1 महीना हो गया था। गर्भावस्था के कारण मेरी बेटी को मूड स्विंग्स होने लगे थे। दामाद को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे थे। हर दिन मैं उनकी बहस सुनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो सामान्य पति पत्नी की बातें हैं, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन दामाद रात में मेरे कमरे में आए और कहने लगे, सासू माँ, अब मैं अंकिता के साथ एक ही कमरे में एक बेड पर नहीं सो सकता, क्योंकि अगर मेरे हाथ का भी स्पर्श होता है तो वह तुरंत चिड़चिड़ा जाती है। उसकी इस चिड़चिड़ाहट के कारण मुझे रात भर अच्छी नींद नहीं आती। पिछले 3 दिनों से ऑफिस में काम करते करते मेरी आंखें भी भारी हो गई हैं। मैंने दामाद से कहा, दामाद, अंकिता जिस स्थिति में है, कभी कभी महिलाओं का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। मैंने दामाद को सलाह दी कि उन्हें अपनी पत्नी को समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं उसे समझता हूं, लेकिन अब मेरे आराम का भी सवाल है। अगर मैंने ठीक से आराम नहीं किया तो मैं नौकरी सही से नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, सासू माँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या मैं आज से आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि दामाद के पास मुझसे मदद मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने बिना किसी संदेह के उन्हें मेरी कमरे में सोने की अनुमति दे दी। मैंने सोचने में समय लगाया कि दामाद का मेरे कमरे में सोने का इरादा क्या था। उस रात जब दामाद मेरे कमरे में सोए तो मैंने रात भर नींद नहीं पाई, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी दामाद के पास रात नहीं बिताई थी। दामाद के कमरे में होने की वजह से मैंने चेंज नहीं किया और साड़ी में ही सो गई। रात भर साड़ी पहने रहने की वजह से मुझे नींद नहीं आई। अगली रात जब मैं सोने जा रही थी तब उन्होंने कहा, सासू माँ, कल रात आप सो नहीं पाई, मुझे पता है। मैंने आपको पहले भी गाउन में देखा है। आपको मुझे लजाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रात भर साड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है तो आप रोज की तरह गाउन पहन सकती हैं। मुझे मानिए, मैं आपका दामाद नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ। ये सच था कि रात भर साड़ी पहनने के कारण मुझे नींद नहीं आई थी और आज मैं नहीं चाहती थी कि फिर से रात भर जागते रहूं। इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। जब मैं चेंज होकर आई तो दामाद ने मुझे गाउन में देखकर कहा, सासू माँ, इस कपड़े में आप बिल्कुल भी मेरी सासू माँ की तरह नहीं लग रही है। आपने खुद को बहुत अच्छे से सजा रखा है। उनकी इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर सोने चली गई। अगले दिन सुबह मैंने नाश्ता किया और किचन में बर्तन साफ करके नहाने के लिए बाथरूम गई। जैसे ही मैं बाथरूम में गई, साबुन के पानी पर मेरे पांव फिसल गए और मैं जमीन पर गिर गई। गिरते ही मेरी कमर में दर्द होने लगा और मुझे उठने में परेशानी होने लगी। मैंने अंकिता को आवाज दी, लेकिन वह अपने कमरे से नहीं आई।
फिर दामाद दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे बाथरूम में गिरा हुआ देखकर तुरंत अंदर आए और मुझे उठाकर अपने बेड पर ले गए। उस समय मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। दामाद ने तुरंत मेरे लिए गर्म पानी की बोतल लाकर दी। मैंने देखा कि वे ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन मेरी मदद करते समय उन्होंने अपने ऑफिस के कपड़ों को भी भिगो दिया। दामाद ने मुझे मदद करते समय एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंकिता कुछ समय बाद मेरी कमरे में आई, लेकिन चूंकि वह गर्भवती थी, वह मेरी मदद नहीं कर पाई। मेरी बेटी के आने का इंतजार करने के बजाय दामाद ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कुछ दिनों में मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़े आराम से सब सही हो जाएगा। मेरी बात सुनकर दामाद रुक गए और ऑफिस जाते समय अंकिता से कहा, जब तक मैं घर नहीं आता सासू माँ का ध्यान रखना। शाम को घर वापस आने पर दामाद ने खुद ही खाना बनाया, क्योंकि अंकिता को परेशानी हो रही थी। इस वजह से वह किचन में कदम नहीं रख पा रही थी। रात में जब दामाद मेरे कमरे में सोने के लिए आए तो मैंने देखा कि मैं अपनी कमर को पकड़कर बैठी हुई थी। दामाद ने बाम लेकर आए और कहा, सासू माँ, मैं आपको थोड़ा बाम लगा दूं, इससे आपका दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा। मुझे दामाद से मदद मांगने में झिझक हो रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, अंकिता तो गर्भवती है, इसलिए वह आपकी ज्यादा सेवा नहीं कर पाएगी। यह सब भगवान ने आपके दामाद को आपकी सेवा करने के लिए ही किया है। मैंने लाख कोशिश की कि मैं दामाद से मदद न लूं, लेकिन उन्होंने मुझे बाम लगाना शुरू किया। जिस तरह से उन्होंने मेरे कमर पर हाथ से बाम लगाया, वह सब कुछ अलग सा लग रहा था। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। जब बार बार दामाद का स्पर्श होता तो मैं समझ नहीं पाई। आधी रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दामाद मेरे बहुत करीब सोए हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी दोनों की चादर भी एक हो गई थी। यह सब देखकर मैंने तुरंत दामाद से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इधर उधर सरकते समय मेरी कमर फिर से दर्द करने लगी और मेरे मुंह से आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही दामाद जाग गए। मुझे ऐसा लगा जैसे वह पहले से ही सोने का नाटक कर रहे थे। मैंने उन्हें तिरस्कार से देखा, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मुझे खांसी आई तो दामाद ने तुरंत मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मेरी खांसी खत्म हो गई, लेकिन उनका हाथ मेरी पीठ पर आज भी वैसा ही था। मुझे अब दामाद के साथ अपने कमरे को साझा करना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी मेरी तरफ की देखभाल अब मुझे कुछ और ही संकेत दे रही थी। दूसरे दिन दोपहर में जब अंकिता मेरी कमरे में आई तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बहू को घर बुलाने वाली हूँ। मुझे घर के काम करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए अगर बहू घर पर रहेगी तो वह घर पर ध्यान दे सकेगी। इस पर अंकिता ने कहा, माँ, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा दामाद तुम्हारे बजाय तुम्हारा ज्यादा ख्याल रख रहा है। फिर भी आप अपनी बहू और बच्चे को क्यों बुलाना चाहती हैं? क्या तुम्हारा दामाद तुम्हारे लिए काफी नहीं है? जो बात मैं कहना चाहती थी वह अंकिता को समझ में नहीं आई। रात में मैंने दामाद से बात करने का फैसला किया। जब रात में दामाद कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा, आज से तुम अंकिता के साथ उसकी कमरे में सो, उसे अकेले सोने के लिए मत छोड़ो। कुछ दिनों में मेरी बहू वापस आएगी, तब वह मेरे कमरे में सोएगी। इस पर दामाद ने कहा, सासू माँ, मैं आपकी देखभाल कर रहा हूँ, क्या मैंने आपको पराया समझ लिया है? इतना कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए। शायद उन्हें मेरी बात पर नाराजगी हुई थी। तब मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दामाद को समझाने के लिए अपनी कमरे से बाहर निकली। दामाद अंकिता के कमरे में थे, और जैसे ही मैं उनकी कमरे के बाहर गई, मैंने उनकी और मेरी बेटी की बातें सुनी। मेरी बेटी कह रही थी, विनोद, तुमसे तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं सब कुछ कर रही हूँ, और अब तक मेरी माँ की नज़र में तुम अपनी छवि बनाने में असफल हो गए हो। दामाद चुप थे और मेरी बेटी आगे बोली, क्या तुम्हें याद है कि हमें इस घर को अपने नाम पर करवाना है? तुम्हारी पेंशन में मैं अपना हिस्सा नहीं देख सकती। तुम्हारे परिवार में तो 2 कमरे हैं और तुम्हारी माँ के पास भी 2 घर हैं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक घर मेरे नाम पर हो, और इसके लिए मुझे किसी भी विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगी है। उसने कहा, माँ ने भैया और भाभी को घर बुलाने के बारे में मुझसे बात की थी। अगर वे दोनों घर आए तो वहिनी तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेगी, और यदि एक बार हम माँ के सामने झूठ पकड़े गए तो यह घर हमारा रह नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई।
उन्होंने पिछले कुछ दिनों से मेरे प्रति जो चिंता दिखाई थी वह सब एक दिखावा था। मेरी बेटी ने खुद को गर्भवती बताकर मेरी भावनाओं से खेल किया था ताकि वह अपने ससुराल का हिस्सा ले सके। मैं शांति से वहां से अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद मैंने नकारने के बावजूद देखा कि दामाद फिर से मेरे कमरे में सोने आ गए। अगले दिन नाश्ते के समय बेटे और बहू को देखकर दामाद और अंकिता हैरान रह गए। अंकिता ने पूछा, माँ, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने अंकिता के पास जाकर कहा, मैंने रात को तुम्हारे और दामाद के बीच की बातें अपने कानों से सुनी है। तुम दामाद की छवि को लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, जबकि तुमने अपनी बहू को झूठा साबित किया है। इतने दिनों से जो बहू मेरी देखभाल कर रही थी, उसे बिना किसी विश्वास के यहां से भगा दिया। तुम मेरी खुद की बेटी हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। पैसे के लिए तुमने रिश्तों को भुला दिया। मैंने उन्हें कहा, इस घर की एक ईंट भी तुम्हारे नाम पर नहीं होगी। जो भी मेरी देखभाल करेगा, यही प्रॉपर्टी उसकी होगी। मैं गलत थी जो मैंने शादीशुदा बेटियों को बार बार अपने मायके बुलाया। माँ बाप खर्च करते हैं, लेकिन लड़कियों का कर्तव्य खत्म नहीं होता। जब भी उनकी बात आती है, वे हमेशा पूछती हैं, हमारे लिए क्या किया? मैंने सोचा, तुम जैसी लालची बेटी के विचार में मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ कि तुम्हें अपने से दूर रखूं। आज से मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे और बहू को दूर कर रही थी, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। मैंने समझ लिया है कि दामाद परायों जैसे होते हैं, लेकिन यदि बेटियां भी ऐसे व्यवहार करने लगें तो माँ बाप को क्या सोचना चाहिए? पैसे और जालसाजी से मिली संपत्ति कभी सुख नहीं दे सकती। असली संपत्ति होती है एक खुश परिवार, जहां भाइयों और बहनों के बीच प्यार होता है, न कि जलन। मुझे लगता है कि अब के समय में रिश्तों से ज्यादा पैसा और संपत्ति महत्व रखती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।